जय हिंद। चलिए इस वीडियो में समझते हैं अनुवांशिकता एवं वातावरण। जी हाँ साथियों, ये हमारे सीटेट के एग्जाम में सीडीपी से रिलेटेड टॉपिक है। ठीक, आज चलिए इन्हीं को समझते हैं कि आखिर अनुवांशिकता क्या होता है, वातावरण क्या होता है, इन दोनों के बीच में संबंध क्या सब है, इन सभी चीज को समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वंशानुक्रम यानी कि अनुवांशिकता से रिलेटेड। वंशानुक्रम क्या होता है? देखिए, वंशों का गुण जो वंशों में ट्रांसफर होता है उसी को हम वंशानुक्रम कहते हैं। कहिएगा ये क्या बोल दिया। देखिए, जैसे आपको गुण मिला है आपके पिताजी से या आपके माताजी से, ठीक, उसी प्रकार आपके पिताजी को भी उनके पिताजी से मिला होगा और उनके पिताजी को भी उनके पिताजी से मिला होगा। क्या हो रहा है? गुणों का ट्रांसफर हो रहा है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में। तो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में गुणों का ट्रांसफर होना ही क्या कहलाता है? वंशानुक्रम या अनुवांशिकता कहलाता है। ठीक, अब ये जरूरी नहीं है कि ये गुण आपके पिताजी के पिताजी के पिताजी के इन्हीं में ट्रांसफर हो, ये माताजी के माताजी या पिताजी से भी ट्रांसफर होके आ सकता है। ठीक, क्लियर हो गया कि वंशानुक्रम या अनुवांशिकता क्या कहलाता है? कि पीढ़ी दर पीढ़ी गुणों का ट्रांसफर होना ही क्या कहलाता है? वंशानुक्रम या अनुवांशिकता कहलाता है। इसमें दो वैज्ञानिकों ने अपना मत दिया है। पहला दिया है जेम्स ड्रेवर। जेम्स ड्रेवर साहब का कहना है कि शारीरिक एवं मानसिक गुण जो हम अपने माता पिता से प्राप्त करते हैं उसको क्या कहते हैं? अनुवांशिकता कहते हैं। शारीरिक एवं मानसिक गुण जो हम अपने माता पिता से प्राप्त करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? अनुवांशिकता कहते हैं। और वुडवर्थ साहब का कहना है कि जो माता पिता के द्वारा जो गुण हम अपने पूर्वजों से प्राप्त करते हैं उसी को हम वंशानुक्रम कहते हैं। ठीक, यानी देखिए, एक का कहना है कि माता पिता से हम जो शारीरिक एवं मानसिक गुण प्राप्त करते हैं, दूसरे का कहना है कि माता पिता के द्वारा पूर्वजों का गुण जो हम प्राप्त करते हैं उनको हम वंशानुक्रम कहते हैं। ठीक, तो देख लीजिए, जैसे माने जो स्टेटमेंट रहेगा उस स्टेटमेंट के नीचे अगर इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो स्टेटमेंट के नीचे इनका नाम रहेगा। अगर स्टेटमेंट ऐसा रहा कि हम कोई बच्चा जो है अपने माता पिता का, ये मान लीजिए अगर शारीरिक गुण है तो शारीरिक गुणों से रिलेटेड रहेगा कि पिता का अगर कद मान लीजिए पिता का कद बड़ा है तो बच्चे का भी कद बड़ा हो गया, तो वो किसके स्टेटमेंट से रिलेटेड रहेगा? ड्रेवर साहब के। अगर पूर्वजों के से रिलेटेड रहेगा तो वहां किनका हो जाएगा? वुडवर्थ साहब का। ठीक, ये दोनों में अपना अपना स्टेटमेंट दिया है। उसके बाद आता है कि अनुवांशिकता का प्रभाव। अनुवांशिकता का प्रभाव क्या पड़ता है, किन किन चीजों पे प्रभाव पड़ता है? तो चलिए देखिए, समझिए। अनुवांशिकता का प्रभाव आपके जिंदगी से रिलेटेड समस्त चीजों पे पड़ता है। समस्त चीजों का मतलब क्या? आपके शारीरिक क्षमता, आपके शारीरिक पे, आपके मानसिक यानी बौद्धिक क्षमता से रिलेटेड, आपके चरित्र से रिलेटेड, इन सभी चीजों से रिलेटेड जो भी क्रियाएं यानी एक्टिविटीज है उन पर आपके अनुवांशिकता का प्रभाव पड़ता है। ठीक, देखिए, जैसे मान लीजिए कि कोई जो है व्यक्ति, एक व्यक्ति है, उनका पूरा पूर्वज, उनका पिता, उनके पिता का पिता, उनके पिता का पिता सब शिक्षित फैमिली से है। ठीक, पूरे का पूरे फैमिली में जो भी अभी तक है वो सब के सब शिक्षित है। ठीक, उनका अगर बच्चा हुआ तो जाहिर सी बात है उनका बच्चा भी क्या होगा? शिक्षित ही होगा, शिक्षित ही होगा। ठीक है, अगर किसी का पूरा पूर्वज जो है मान लीजिए कि दुष्कर्म करता है, दुष्कर्म करने का मतलब चोर उचक्का बदमाश इन सब टाइप का होगा, तो उनका बच्चा भी दुष्कर्म ही करेगा, चोर उचक्का ही बनेगा। यही है अनुवांशिकता का प्रभाव। उनके अगर मान लीजिए किसी फैमिली में सब जो है लंबे लंबे सब है, ठीक, सारे, अब ये नहीं कि अपने फैमिली को देखिए, मम्मी का भी फैमिली होना चाहिए। मम्मी का जो मतलब उनके गांव का जो भी फैमिली है उन सभी फैमिली का भी अगर कद मान लीजिए सब लंबे लंबे है तो उनका जो बच्चा होगा वो भी लंबा ही होगा। हाँ, कोई रेयर केस अलग मैटर रखता है लेकिन सब जो है लंबा ही होगा। अगर किसी का फैमिली बैकग्राउंड मान लीजिए बौना सब है, छोटा छोटा सब है, तो उसका जो बच्चा होगा वो क्या होगा? बौना ही होगा, वो भी बड़ा नहीं होगा। ठीक, तो ये अनुवांशिकता का प्रभाव पड़ता है। अगर मान लीजिए बुद्धि से रिलेटेड सभी शिक्षित है तो सभी शिक्षित होगा, बुद्धि से रिलेटेड सब मान लीजिए अशिक्षित है, जहाँ चोर उचक्का बदमाश है तो सब क्या, उसका बच्चा भी क्या होगा? चोर उचक्का बदमाश ही हो जाएगा। ठीक, इसके बाद आता है मेंडल। मेंडल को अनुवांशिकता, देखिए अनुवांशिकता का जो आधारभूत नियम है वो मेंडल साहब ने दिए हैं। ठीक, इन्होंने मटर के बीज पे प्रयोग किया था। किस पे? मटर के बीज पे प्रयोग किया था। इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन आ जाता है। ठीक, उसके बाद आता है कि देखिए, ये जो मान लीजिए गुणों का ट्रांसफर हो रहा है, तो हम मान लीजिए कोई सामान आपको दिए, कोई भी किसी भी, यानी दुकानदार आपके दुकान पे आपको दुकानदार से कोई सामान लेना है तो वो अपने हाथ से सामान उठाए और आपको दे दिए। ठीक है,
अब ये गुण जो ट्रांसफर हो रहा है तो वो किसी ना किसी चीज के थ्रू हो रहा होगा ना, ऐसे तो सीधे ट्रांसफर नहीं हो गया। तो जिसके थ्रू ये ट्रांसफर हो रहा है उसी को हम क्या कहते हैं, जीन्स कहते हैं। क्या कहते हैं, जीन्स कहते हैं। यानी जीन्स के द्वारा ही गुणों का ट्रांसफर होता है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में। इस जीन्स के मुख्य रूप से दो जैविक अणु होते हैं, एक होता है आपका डीएनए और दूसरा होता है आपका आरएनए। डीएनए यानी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और आरएनए हो गया आपका राइबोन्यूक्लिक एसिड। ये दो मुख्य जैविक अणु होते हैं। ठीक, उसके बाद आता है लक्षण, यानी अनुवांशिकता का लक्षण क्या है, हमको कैसे पता चलेगा कि इनका गुण इसमें ट्रांसफर होके आया है। ठीक, इनके लिए क्या देखते हैं, इनके लक्षण को। लक्षण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका प्रभावी, एक होता है आपका अप्रभावी लक्षण। अब प्रभावी या अप्रभावी लक्षण क्या हुआ, तो प्रभावी लक्षण वो हुआ कि देखिए जिन गुणों का ट्रांसफर हुआ हम उसको सीधे देख सकते हैं, उसी को हम कहते हैं प्रभावी लक्षण। यानी बच्चों में हम स्पष्ट तौर पे ये देख सकते हैं कि ये गुण इनके माता पिता से आया है, तो उसको हम प्रभावी लक्षण कहते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि पिता का शारीरिक कद जैसा है वैसा ही सेम टू सेम बच्चे का शारीरिक कद हो गया, पिता का रंग या माता का रंग जैसा है सेम टू सेम बच्चे का रंग वैसा हो गया, तो ये सब चीज क्या है, हम देख रहे हैं उसमें स्पष्ट रूप से कि हाँ ये चीज पिताजी का सेम टू सेम यानी हूबहू है, तो उसी को क्या कहते हैं, प्रभावी लक्षण। अप्रभावी लक्षण होता है कि जिन चीजों को हम देख नहीं सकते उसको हम क्या कहते हैं, अप्रभावी लक्षण। तो ये सभी चीज हो गए अनुवांशिकता से रिलेटेड। ठीक, उनके बाद हम बात कर लेते हैं वातावरण से रिलेटेड। देखिए वातावरण का अर्थ यानी वातावरण आप कहने से मतलब है कि आप सीधा सीधी पर्यावरण कह रहे हैं। ठीक, और पर्यावरण क्या है, ये हम सभी समझते हैं कि हम जिन चीजों से घिरे हुए आपस में वो सब चीज क्या है, एक पर्यावरण का ही भाग है। जिन सभी चीजों से घिरे हुए हैं सब चीज एक पर्यावरण का भाग है, सब कुछ मिल जाए तो उसी को हम क्या कहते हैं, पर्यावरण ही कहते हैं। ठीक, तो ये हो गया उसका अर्थ, यानी पर्यावरण आप लोग समझ गए। उसके बाद आता है प्रभाव। पर्यावरण का प्रभाव क्या है, यानी जिन बच्चों पे हम अभी तक अनुवांशिकता के प्रभाव की बात कर रहे थे उन्हीं बच्चों पे पर्यावरण का प्रभाव क्या पड़ रहा है। अब मान लीजिए यहाँ का बच्चा अगर इनका फैमिली शिक्षित था तो बच्चा भी शिक्षित हो गया, फिर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। यहाँ चोर उचक्का था, बच्चा भी चोर उचक्का बन गया, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। अभी समझाते हैं हम आपको कि इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए यहाँ मान लीजिए अभी मैंने बताया था कि एक फैमिली शिक्षित है, उसके पूरा बैकग्राउंड ही शिक्षित है। ठीक, अब उनके घर एक बच्चा हो गया, उनके घर जब एक बच्चा हो गया आप उसको क्या करिए कि एक ऐसे माहौल में दिया, मतलब एक ऐसे मोहल्ला में दिया जहां पे सबके सब चोर उचक्का ही रहते हैं। ठीक, अब उस बच्चा को उस मोहल्ला में दिया किसके लिए, पालन पोषण के लिए। बच्चा क्या होगा, चोर उचक्का बन जाएगा, शिक्षित नहीं रह पाएगा। ठीक, इससे क्या हुआ, पर्यावरण का उस पर क्या पड़ा, प्रभाव पड़ा, यानी वहां के वातावरण का उस पर प्रभाव पड़ गया। क्या प्रभाव पड़ गया, क्योंकि वहां का जो वातावरण था वो चोर उचक्कों का वातावरण था, तो यहाँ से जो बच्चा शिक्षित बन के आया था वो क्या हो गया, चोर उचक्का बन गया। अब ठीक है, यहाँ से हमने चोर उचक्का की बात की थी कि एक फैमिली है जिसका पूरा बैकग्राउंड ही चोर उचक्का है। ठीक, उसका बच्चा अगर जन्मेगा तो यहाँ चोर उचक्का हो जाएगा। तो अब उसको उठा के ले आइए एक शिक्षित वातावरण में, मतलब जहाँ जितने भी फैमिली है वो सब शिक्षित है, उस वातावरण में इसका पालन पोषण करवा दीजिए, वो भी क्या हो जाएगा, शिक्षित हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वहां का वातावरण क्या है, शिक्षित है, शिक्षित बैकग्राउंड है, सब कुछ वहां उपलब्ध है, सुविधाएं हैं, सब कुछ है, तो वहां क्या हो जाएगा, वो शिक्षित बच्चा हो जाएगा, वो चोर उचक्का नहीं बन पाएगा। ठीक, हाँ देखिए गुणों का जो है, देखिए एक होता क्या है, मैं आपको एक बात बताता हूँ। देखिए होइएगा कि जब आप लोग मान लीजिए हम लोग जब बच्चे थे उसमें देखते हुए कि एक अच्छे घर के बच्चा भी क्या होता है, कभी कभी लोभ कर बैठता होता है। ठीक, वहां ये अनुवांशिकता उसको तंग कर रहा है, लेकिन जब वो शिक्षित वातावरण में है तंग तो करेगा, वो गुण तंग करेगा उसको, लेकिन वो धीरे धीरे संभल जाता है। ठीक, क्योंकि वातावरण में देखता है कि यहाँ कोई तो चोरी कर रहा नहीं, अब वो चोरी क्या, मान लीजिए एक बार गलती से चोरी कर लिया, उसकी बेइज्जती हो गई, फिर वो समझे कि है तो शिक्षित, इस वातावरण में पला है, वो शिक्षित तो है, अब वो समझेगा कि वो वाले क्या गलती कर दिया, तो फिर वो क्या करेगा, चोरी करना छोड़ देगा। ठीक, लेकिन होता है वातावरण आपका अनुवांशिकता आपको उकसाएगा जरूर। ठीक, समझ गए। उसके बाद आता है इनके प्रभाव, और किन किन चीजों पे प्रभाव पड़ेगा, सभी चीजों पे प्रभाव पड़ेगा। अब ये नहीं कह दीजिएगा कि वातावरण में हम सब कुछ चेंज कर देते हैं। ठीक, सब कुछ नहीं चेंज कर सकते, अनुवांशिकता द्वारा मिला हुआ सब कुछ क्या वातावरण में चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। ठीक, कैसे नहीं कर सकते हैं, देखिए अगर मान लीजिए कोई बच्चा जब पैदा ही अपाहिज हो गया, उसको वातावरण में क्या चेंज कर सकते हैं, सर्जरी कराना वातावरण का काम नहीं है। ठीक, वातावरण से हमें मतलब होता है कि एक अच्छा परिवेश हम दे रहे हैं, पालन पोषण दे रहे हैं, अच्छा मान लीजिए पौष्टिक भोजन आहार, इन सभी चीजों से रिलेटेड इस सर्जरी करवा दिए वो अलग मैटर होता है। ठीक, बच्चा जो मान लीजिए अपाहिज पैदा हुआ, क्या हम उसको इस वातावरण में पूर्णतया सुधार सकते हैं, तो पूर्णतया कभी नहीं होता है, क्योंकि
अभी मैंने बताया कि जो बच्चा अपाहिज होगा वो उसको यहाँ आप ठीक नहीं कर सकते। हाँ, जिनकी बौद्धिक क्षमता मान लीजिए कमजोर है तो उसकी बौद्धिक क्षमता आप उचित परिवेश देके बढ़ा सकते हैं वातावरण में, ठीक। लेकिन सब कुछ नहीं कर सकते, जैसे शारीरिक शक्ति से रिलेटेड बहुत सारी चीजें हैं जिनको आप नहीं कर सकते हैं, ठीक। हाँ, अगर यहाँ मान लीजिए दुबला पतला है, बच्चा दुबला पतला है तो उनको पौष्टिक चीजें खाने के लिए देंगे, एक्सरसाइज करवाएंगे, शरीर हेल्दी हो जाएगा, फिट हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए जो जन्म से ही अंधा है उनको क्या ठीक कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते, ठीक। इन्हीं लिए कभी कभी देखिए आपको घुमा फिरा क्वेश्चन पूछ देता है कि मान लीजिए क्या हम वातावरण में बच्चों के अनुवांशिकता को पूर्णतया चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, पूर्णतया हम कभी नहीं चेंज कर सकते, ठीक। उनके कुछ चीजों को हम चेंज नहीं कर सकते, जिन चीजों में विकलांग जैसे चीजों को हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक। इसके बाद आता है इनके कारक क्या सब है, वातावरण के क्या सब कारक है, ठीक। तो वातावरण में सबसे पहला आता है भौतिक सामाजिक, उसके बाद आर्थिक कारक। देखिए भौतिक सामाजिक और आर्थिक ये कारक कैसे हुए, देखिए अब मैं बताता हूं। वातावरण तो पूरा वातावरण ही है, पूरा तो वातावरण ही है ना। आप इस धरती पे कहीं भी हो तो वातावरण ही है, लेकिन सब ही वातावरण में अब फर्क है। कैसे फर्क है मैं बताता हूं। जैसे आप भौतिक स्तर पे जब आप देखोगे तो आपको ये पता लगेगा कि जैसे जो मैदानी इलाका है और पहाड़ी इलाका है इनमें ही आप अंतर कर लोगे। मैदानी इलाका का जो होता है आदमी वो मान लीजिए कद में थोड़ा बड़ा होता है, पहाड़ी इलाका में क्या होता है कद में छोटा होता है, ठीक। मैदानी इलाका जो होता है वहां मान लीजिए अगर गर्मी और सर्दी की बात करें तो देखिए मैदानी इलाका में ज्यादातर गर्मी होता है, पहाड़ी इलाका ऊंचे पे आपको सर्दी पड़ते हैं, ठीक। तो गर्मी में जो रहता है उसका शरीर क्या होता है थोड़ा काला होता है, और जो पहाड़ पे यानी सर्दियों में रह रहा है उसका शरीर गोरा होगा। जो गर्मी में रहेगा उसका जो मान लीजिए स्वभाव होगा वो चिड़चिड़ा होगा, और जो पहाड़ी में रहता है उसका स्वभाव मतलब चिड़चिड़ा नहीं होता, वो शांत स्वभाव के होते हैं, ठीक। इनसी यानी जो भौतिक है यानी भौतिक चीजें हमारा जो भौगोलिक क्षेत्र है उनसे रिलेटेड भी ये क्या होता है वो भी एक कारक है, यानी भौगोलिक क्षेत्र भी एक कारक है जिसको हम भौतिक कारक कहते हैं। उसके बाद आता है सामाजिक कारक। देखिए जितने भी समाज रहते हैं हमारे, मान लीजिए अपने गांव में ही देख लीजिए, यानी आपके गांव में और दूसरे गांव आप चले जाइएगा तो दोनों में कुछ ना कुछ आपको डिफरेंस मिलेगा, क्योंकि यहाँ का जो समाज है वो अपनी सब चीजें अपनी इच्छा अनुसार करती है, वही वैसे ही यानी जो इसकी अपनी जरूरत है उन सभी चीजों के लिए ये अपना सामाजिक जो भी है वो सब कुछ करते हैं। वहीं दूसरा समाज भी अपनी जरूरतों के हिसाब से अपने समाज का निर्माण करती है, यानी वहां का नियम कानून सब कुछ अपने जरूरत के हिसाब से बनाती है और करती है, उसका पालन भी करती है, ठीक। तो सामाजिक कारक भी है। और सामाजिक कारक देखिए होता क्या है, जब आप चल जाइए मान लीजिए किसी ऐसे समाज में चल जाइए, अभी मैंने एक एग्जाम्पल दिया, किसी ऐसे समाज में चल जाइए जहां पर क्या है कि कोई नियम ही नहीं है, ठीक। कोई नियम ही नहीं है, जिस आदमी को जो मन होता है वो करता है। मेरा मन हुआ मैंने किसी को एक मुक्का मार दिया, उसका भी मन हुआ वो किसी को एक मुक्का मार दिया, मतलब कोई नियम कायदा कानून नहीं है, जो मन हो जिसको वो कर सकता है, ठीक। ऐसे ही और एक समाज में चल जाइए जहां का नियम और कानून बहुत सादे व्यवस्थित है, ठीक। तो दोनों समाज में कितना ज्यादा अंतर होगा, ठीक, वो आप समझ जाइए। उसके बाद आता है आर्थिक कारक। आर्थिक कारक भी हमारे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है। कैसे? देखिए जिसके पास पैसा है जिसके पास, वो अपने लिए सब कुछ व्यवस्थित कर सकता है। मान लीजिए उसके अगर कोई अमीर बाप का बच्चा है, अब वो अपने बच्चे के लिए एक व्यवस्थित यानी अच्छा स्कूल देखेगा, उसके लिए व्यवस्थित वातावरण उपलब्ध कराएगा, तो वो क्या होगा, बच्चा अच्छा कर जाएगा। वहीं एक गरीब का बच्चा है मान लीजिए, तो उस गरीब के बच्चे के पास उतना पैसा नहीं है, तो वो क्या कर पाएगा, जो उसका अपना माहौल है उसी में उस बच्चे का लालन पालन पोषण सब कुछ होगा, ठीक। तो वो क्या होगा, जैसा माहौल रहेगा वहां का वैसा ही हो पाएगा। हम बेहतर की उम्मीद नहीं कर सकते, इसीलिए आर्थिक कारक भी वातावरण से रिलेटेड ही एक कारक है, ठीक। उनके बाद आ जाता है कि इनका शैक्षिक महत्व क्या है। इनसे रिलेटेड देखिए ज्यादातर आपका शैक्षिक महत्व से रिलेटेड ही क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, शैक्षिक महत्व क्या है। अब देखिए हम बनने वाले हैं शिक्षक, हम क्या बनने वाले हैं, शिक्षक। पढ़ाना किसको है, बच्चों को पढ़ाना है, बच्चों को। अब बच्चों को पढ़ाना है, इन सब चीजों के बारे में पता ही नहीं रहेगा तो हम बच्चे में विकास क्या कर पाएंगे। अब मान लीजिए कोई कमजोर वर्ग का बच्चा है, उसको हमें कैसे ठीक करना है। अगर मान लीजिए कोई कमजोर वर्ग का कहने से मतलब है कि कोई आर्थिक स्थिति से बहुत ही कमजोर है, उनके परिवार में कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति भी नहीं है, बच्चा स्कूल आया है, अब उसको हम कैसे सही करेंगे, उनका बौद्धिक क्षमता में विकास कैसे करवाएंगे,
भाई इसके बारे में पढ़ेंगे तभी तो यही होता है शैक्षिक महत्व, कि बच्चे को हमेशा सबसे पहला पॉइंट बच्चे को एक जैविक प्राणी के रूप में समझना चाहिए। ना कि कभी भी हम बच्चे को उस माहौल में, मतलब स्कूल में कभी भी बच्चे को देखिए, जैसे होता क्या है कि कोई बच्चा मान लीजिए गरीब घर से आया, अब हम समझ लेते हो तो ऐसे ही है, अब उसको क्या हम पढ़ाएं। देखिए ये सब इन्हीं चीजों से दूर हटने के लिए ये सब चीज पढ़ना जरूरी है कि हमको उनके अनुवांशिकता से रिलेटेड चीजें पता होनी चाहिए कि बच्चे किस वंश से आया हुआ है। इन सभी चीजों के बारे में हम पता करेंगे, फिर उसके बाद वैसा वातावरण उसको उपलब्ध करवा देंगे, तो फिर क्या होगा, बच्चे में उचित विकास हो जाएगा। इसीलिए शैक्षिक महत्व में सीधा सीधी मोटा मोटी बात होती है कि मोटा मोटी बात यह है कि हम इसको पहचानेंगे और इसमें उसका विकास करवाएंगे, इसको पहचानेंगे और इसमें विकास करवा देंगे। तो यही है इसका शैक्षिक महत्व। ठीक है, तो चलिए, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, साथ ही साथ भी चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।